क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में किस तरह से अफ़गानी रिफ्यूजीज़ को इंडिया में लाया गया था? आखिर कैसे उन्हें भारत में शरण मिली? कैसे 90 का दशक कश्मीर में एक राजनीतिक आंधी लेकर आया? आखिर क्यों हर कश्मीरी यूथ के हाथ से कलम छीनकर AK-47 थमा दी गई? ये सब सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज इंडिया में कई लोग ढूंढ रहे हैं। आज हम इंडियन आर्मी के उन छिपे हुए पन्नों पर नज़र डालेंगे जिन पर आमतौर पर किसी की निगाह नहीं जाती। हमारे साथ हैं गढ़वाल राइफल के लेफ्टिनेंट कर्नल PD वशिष्ठ। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी के लिए इनका जज्बा और वर्दी के अंदर इनकी हिम्मत ने कभी अपने को कम नहीं होने दिया। आर्मी में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मैं 4th क्लास में था जब मुझे एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के दिन पे एक प्ले करने का मौका दिया था। मुझे एक रिक्रूटिंग ऑफिसर बनाया गया था और मैं एक रिक्रूटिंग ऑफिसर के तौर पे एक जवान को भर्ती करने के लिए उसका मेजरमेंट ले रहा हूँ, उससे पूछताछ करता हूँ, जवान आप फौज में भर्ती क्यों होना चाहते हो? तो उसने कहा साहब मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है ये पूछा, ये डायलॉग था उससे आपस में बातचीत करने के लिए। तो उसने कहा सिर्फ मेरी अकेली माँ है। तो उस टाइम मैंने कहा कि जो रूल के हिसाब से कि आपकी अकेली माँ है तो आपको फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी माँ को देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो अगले दिन फिर वो जवान आया दोबारा भर्ती होने के लिए। तो फिर मैंने कहा अरे जवान आप तो फिर आ गए, आपकी माँ? कहता सर वो कल चल बसी। जब उसे पता चला कि मेरी वजह से मेरा बेटा फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकता, तो उस वजह से उसके बाद उसको जवान को सिलेक्ट कर लिया जाता फ़ौज में। उस नाटक से मैं बहुत प्रभावित हुआ और 4th 5th क्लास के टाइम से ही मुझे दिमाग में था कि मुझे फ़ौज ज्वाइन करनी है। देश सेवा का सपना कब सच हुआ? 1988 में मैं इन्फेंट्री में कमीशन हुआ था गढ़वाल राइफल्स में, 2 गढ़वाल राइफल्स। बड़े चलो, दिल में जिगर आंख में ज्वाला भी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए। बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो, बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो। फिल्मों वाली आर्मी और रियल आर्मी में क्या डिफरेंस है? जनरली हम फिल्में देख के या कोई सीरियल देख के ही उसका इम्प्रेशन कुछ होता है। ग्राउंड में जो है रियलिटी अलग होती है, क्योंकि दे वांट टू मेक ए मैन आउट ऑफ ए बॉय। तो मैन हैज़ टू बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी अ मैन आउट ऑफ अ बॉय? It was really tough. It was really tough, and there was time when you realize where the hell I have landed up. कहाँ आ गया मैं? इतना घर का छोटे से छोटा था, एक बार बोल देता था, मेरे माँ बाप मेरे आगे पीछे घूमते थे, भाई और बहन भी आगे पीछे घूमते थे। वहाँ all of a sudden you are on your own, whether you like it or don't, you have to bloody well follow this. How do you negotiate difference between a commissioned officer and other ranks? जब आप यूनिट ज्वाइन करते हो तब भी थोड़ा सा आपको 3-4 महीने के लिए आपको जवानों के साथ रहना पड़ता है, उनकी बैरक में उनके साथ रहना पड़ता है। जो जवान काम करते हैं वही काम आपको करना पड़ता है, ताकि इसलिए करना पड़ता है कि ताकि जवान को भी सोचे कि ये साहब हमारे जैसे हैं और हमारा हिस्सा है, और मुझे भी ये विश्वास दिलाना है कि मुझे भी सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कमीशनिंग के बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? जब मैं कमीशन हुआ था उसी टाइम हमारी यूनिट जो थी छमझोड़ियाँ, जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में, मनोर तवी नदी के साथ में है। मनोर तवी नदी के इस तरफ ईस्ट साइड में इंडियन पोजीशंस हैं और वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान की पोस्ट हैं। उस टाइम अफ़गानिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अफ़गानिस्तान से जो रिफ्यूजी थे वो बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस करके हमारी तरफ आते थे। एक फैमिली थी जिसमें अफ़गानिस्तान में जिसकी 2 बीवियाँ थी और 8 बच्चे थे। उनको ये एक लालच दिया गया था कि आपके लिए वहाँ हमने बहुत कुछ इंतज़ाम किया हुआ है, पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है। और लेकिन जब वो जिस मौसम में वो आए थे वो सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा भयंकर सर्दी थी, -3 to -4 डिग्री टेम्परेचर था। तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके मुंह बिल्कुल सर्दी की वजह से
लाल हो चुके थे और ठिठुरा रहे थे। उसके फ्रूट के ऑर्चर्ड थे वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, ड्राई फ्रूट के ऑर्चर्ड थे, लेकिन किस वजह से वो वहाँ से धकेला गया वो बड़ा मुश्किल कहना है। वो अफ़गानी जो जिससे हम बातचीत कर रहे थे, भाषा उनको समझ में नहीं आ रही थी, हमारे को भी उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। बस टूटी फूटी भाषा में उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे को गलत किसी ने गाइड किया है। पहले पाकिस्तान में आए, वहाँ हमारी दुर्गति हुई, पाकिस्तान से हमारे को इंडिया के बॉर्डर पे भेजा, वहाँ हमारी दुर्गति हुई, अब इंडिया में हमारे को पुश कर दिया, उसके बाद तो हमें पता ही नहीं हमारा क्या होगा आगे। सर, JNK में टेररिज्म कैसे शुरू हुआ? 88-89 में जो JNK में इलेक्शंस हुए थे, तो जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी वो ये फील करती थी कि जो इलेक्शंस जो है ना फेयर नहीं हुए हैं, रिगिंग हुई है, उसकी वजह से एक मिलिटेंट ग्रुप बन गया था। और उस टाइम पाकिस्तान का भी उनको ओपन सपोर्ट था। तो कुछ जो मिसगाइडेड यूथ थे, जो अनसेटिस्फाइड थे पॉलिटिकल सिस्टम से जम्मू एंड कश्मीर के, वो वहाँ जाके उन्होंने मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग ली। फिर वो इंडिया में आए, कश्मीर में उन्होंने कश्मीरी पंडित और नॉन मुस्लिम थे उन पे अत्याचार करना शुरू कर दिए। उसकी वजह से जो 89-90 में जो कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन हुआ, उसके बाद तो जब होने के बाद में फिर तो मिलिटेंट्स ने द रूल ऑफ द गन वाज द विच वाज देयर इन द कश्मीर। सर, आपका टेररिज्म से पहला एनकाउंटर कैसे हुआ? 94 में हमारी यूनिट बारामूला सोपोर एरिया में डिप्लॉय हुई थी। उस टाइम में कश्मीर के अंदर, JNK के अंदर मिलिटेंसी पीक पे थी, और इतनी पीक पे थी कि सोपोर एरिया, पल्हालन एरिया, बारामूला जो एरिया थे, ये बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड थे मिलिटेंट्स के। और उस टाइम जनरली हम सुबह रात को 12 बजे 1 बजे हम निकलते थे अपनी बटालियन के साथ में, जिस इलाके में मिलिटेंट्स का होने का अंदेशा था, और उसके बाद हम मॉर्निंग में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कैरी आउट करते थे। ऐसे ही एक ऑपरेशन में हमें एक दिन शाम को करीब 4 बजे की इन्फॉर्मेशन मिली कि पट्टन के पास एक गांव था, वहाँ पे 6 अफगान मिलिटेंट्स देखे गए थे, जिन 6 मिलिटेंट में 3 अफगानी थे और 3 कश्मीरी मिलिटेंट्स थे। और सुबह जब हमने 6 बजे क्रैकडाउन किया, कांग्रीगेशन स्टार्ट किया, तो हमने जिन जिन घरों में वो मिलिटेंट आए थे, रहे थे, उनसे पूछताछ की, लेकिन ज़्यादा हमें कोई उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लास्ट में जिसका बेटा उन 6 मिलिटेंट के साथ में था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती से हमने पूछताछ की, तो उसके बाप ने हमें बताया कि साहब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कल रात को वो मिलिटेंट कहाँ पे रुके थे और उन्होंने खाना खाया था। जैसे ही मैं वो जो इलाका जिसमें वो मिलिटेंट लास्ट राइज को देखे गए थे, और तो वहाँ पे एक काऊ शेड सा था, कच्चा घर थे, 2-3 कच्चे घर थे। तो उसमें मैंने जनरली हमारी ड्रिल होती है आर्मी की कि जब भी हम किसी बिल्टअप एरिया में जाते हैं तो उससे पहले हम कुछ सिविलियंस को अपने सामने आगे लेके चलते हैं, ताकि वो अगर कोई ऐसी हादसा होती है तो हम उससे फिर प्रिकॉशंस ले सकें। तो जैसे ही मैं उस काऊ शेड के अंदर घुसा, सामने 2 मिलिटेंट्स को लेके, सिविलियंस को लेके, तो अंदर से फायर स्टार्ट हुआ। तो फायर स्टार्ट हुआ तो 2 मेरे सामने जो सिविलियंस थे, वो दोनों को गोली लगी और वहीं ढेर हो गए। उसके बाद वो मिलिटेंट्स ने, डबल मंजिल घर था, 2-3 मिलिटेंट ऊपर थे, 2 मिलिटेंट नीचे थे, उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड स्टार्ट किया, फायरिंग स्टार्ट किया, और थोड़ी देर के बाद में वो मिलिटेंट, मैं और जैसे आप बैठे हो इसी इतनी दूरी पे थे, करीब 5 मीटर की दूरी पे जंप करके निकल गया, और उसने हथियार से अपनी गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो मुझे एक बर्स्ट लगा पैर में, मेरा जो ऑपरेटर था उसको एक बर्स्ट यहाँ लगा, एक मेरा दूसरा हेल्पर था उसको एक यहाँ पे बर्स्ट लगा। तो उस टाइम तो मुझे जब बर्स्ट लगा तो मुझे कुछ पता नहीं चला, और जब मैंने देखा उसने मिलिटेंट ने ऐसे कहा तो मैंने अपनी गन उठाई और उसको मिलिटेंट को उसको एक बर्स्ट यहाँ छात लगा, वो उसमें ढेर हो गया। उसके बाद दूसरे मिलिटेंट ने
ग्रेनेड लॉन्च किया जहाँ पे मेरा एक नायब सूबेदार था और उसके 2 बंदे थे। उनके सामने 2 ग्रेनेड फटे, तो ग्रेनेड ऐसे सामने फटे तो वो दोनों सूबेदार और जवान भी शहीद हो गए। उसके बाद फायरिंग चलती रही करीब 4 से 5 घंटे, और मैं उस काऊ शेड में अपने एक ऑपरेटर को और अपने एक दूसरे जवान के साथ मौजूद था, क्योंकि फायरिंग इतनी हो रही थी कि उससे निकलना बहुत मुश्किल था। और क्योंकि वो फायरिंग ये हुई थी कि मेरे साथ वो जो ऑपरेटर था उसका रेडियो सेट था, उसको भी बस्ट लगा, तो रेडियो सेट से कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था। और जब मुझे पता एहसास हुआ कि मुझे गोली लगी हुई और ऑपरेटर से काफ़ी पेनफुल था क्योंकि उसकी बोन सेटर्ड हो गई थी, तो उसको मैं बहुत कोशिश कर रहा था उसके मुंह में कपड़ा डाल के, चिल्लाए नहीं क्योंकि ऊपर मिलिटेंट घूम रहा था। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ सब चीज़ें करके 3-4 घंटे के बाद में, तो हमने उस काऊ शेड की एक खिड़की थी जो कच्ची थी, उसको तोड़ के, और मैंने अपने टॉयशी दिखाई दिया, मैंने उनको इशारा किया कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं इनको निकाल रहा हूँ, तो उन्होंने कवरिंग फायर दिया और उसके बाद निकले। तो उसके बाद हमारे को करीब हेलीकॉप्टर से 1 घंटे के बाद में यहाँ से श्रीनगर ले जाया गया। तो उसके बाद 2 दिन के बाद में मुझे होश आया। तो ऐसे कई हादसे हुए हैं कि बहुत बार मैं 3 साल रहा कश्मीर के अंदर, पहला टेनोर जो था, जिसमें कभी गोली यहाँ से निकल जाती थी, कभी ऊपर से निकल जाती थी, कभी ग्रेनेड साइड से निकल जाता था। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर्वाइव्ड सो लॉन्ग। सर, दुख नहीं होता जब आप सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज़ करते हैं एंड इट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ? बहुत दुख हुआ था, बिकॉज ऑफ सम रेडिकल पीपल, द innocent people, those probably the future of some family or parents who lost their life because of their indoctrination and because of misguidance, they have indulged in these activities, and because of that, not only those 2 people, in fact because of that incident the whole village was suffered. अदरवाइज देयर नो रीज़न कि रात को उनको घेरा जाए और सुबह पूरे गांव को इकट्ठा किया जाए, फिर उनकी इंटेरोगेशन की जाए। इससे वो 2 बंदे तो सफ़र किए, लेकिन पूरा गांव सफ़र किया है। और ये मिलिटेंसी की वजह से यही एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कश्मीरी और जो भी अनगाइडेड, जो भी मिसगाइडेड यूथ हैं, कि आप किसी की वजह से, किसी ने आपको इंडोक्ट्रिनेट कर दिया है, किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया है, बट आप ये नहीं सोचते हो कि आपकी वजह से कितने मासूम, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। सर, गवर्नमेंट कैसे कॉम्पनसेट करती है सिविलियन कैजुअलिटी? गवर्नमेंट उनको जो है कंपनसेशन देती है, और बहुत से केसेस में, क्या मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल केसेस में गवर्नमेंट उनके जो भी एलिजिबल बंदा होता है उसको गवर्नमेंट जॉब भी देती है। कंपनसेशन जितना गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के हिसाब से हम केस टेकअप करते हैं। जिस यूनिट ने ऑपरेशन किया वही यूनिट केस टेकअप करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में थ्रू आवर डिपार्टमेंट चैनल। वो उनको किसी ने फाइनेंशियल एज वेल एज सम एम्प्लॉयमेंट इट्स गिवन एंड इंश्योर्ड। So that way army ensured that whatever happens to anyone during the operation, army makes a point that that family or that village is compensated adequately. सर, ऑपरेशन के दौरान आपने भी कोई अपना खोया? A young lieutenant R.V. Singh, he was commissioned the battalion when we were in Calcutta. एंड हम जब कश्मीर में डिप्लॉय गए थे 94 में, एक जगह हमें एक मिलिटेंट का पीछा करते हुए, मैं उस ऑपरेशन में कोई दूसरी जगह था, ये एक दूसरी जगह था, जहाँ पे उसको एक नदी क्रॉस करके दूसरे पासे जाना था। और वो नदी जो कश्मीर में थी उस पर कोई परमानेंट ब्रिज नहीं था। वो जो झूले वाला ब्रिज है, लकड़ी का जो ब्रिज होता है, उस पर जब आदमी चलता है तो वो हिलता है। तो ये जो लेफ्टिनेंट R.V. सिंह जब जा रहा था अपने बॉडी के ट्रूप्स के साथ में, तो उसमें एक ब्रिज जब काफ़ी हिल रहा था तो एक जवान को कंट्रोल नहीं हुआ और वो जवान नदी के अंदर गिर गया। ये ऑफिसर बिना किसी की परवाह किए हुए तुरंत उसने जंप मारा उसको बचाने के लिए।
उसने इस बड़ी, क्योंकि फ्लो बहुत तेज़ था, नदी का बहुत तेज़ फ्लो था और उस पानी भी काफ़ी गहरा था, तो किसी तरह ये उसको बचा के किनारे के पास लेके ही आया था कि अचानक एक दूसरी लहर आ गई। ये जवान तो किनारे पर उसने रोक दिया, लेकिन ये लेफ्टिनेंट बह गया। तो it took me a lot of time because he was very close to me. He was very, very close to me. I brought his dead body here in Delhi and I handed over the dead body to his parents. So that was a tough time for me. सर, दोबारा जन्म मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं एक फ़ौज की नौकरी से इतना प्राउड फील करता हूँ और इतना मुझे गर्व है अपने आप से कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिलेगा तो भी मैं यही नौकरी करना चाहूँगा। जो फ़क्र एक देश सेवा में है, जो घमंड आप गुरूर एक पालते हो तिरंगे को सलाम करके, मेरे ख्याल से वो फ़क्र एक जो फौजी होता है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, CRPF, BSF, किसी भी फोर्स का, जितना फ़क्र, जितना गर्व, जितना उसको अपने आप पे गुमान जो होता है ना देश सेवा में, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो। एंड मैं सभी जो नौजवान हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा, यू लव योर कंट्री, दैट इज़ ऑल। इफ़ योर कंट्री प्रोग्रेसेस, एवरीथिंग विल प्रोग्रेस। तो ये है एक असली देश सेवक की कहानी जो हर जन में देश सेवा के लिए समर्पित रहना चाहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही अनसंग स्टोरीज को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।